दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। इसके केस इंडिया में इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में कोविड था लेकिन इंडिया में ही क्यों म्यूकोरमाइकोसिस के केस इतने बढ़ रहे हैं। ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसके सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या रहेगा और ट्रीटमेंट क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है श्याम और चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस दोस्तों इसके नाम में ही है इसका राज। माइकोसिस यानी कि माइकोलॉजी, जो कि फंगल इन्फेक्शंस को कहा जाता है। अभी ये जो फंगल इन्फेक्शंस है ये बहुत ही रेयर होते हैं लेकिन ये कोविड्स में ज़्यादा देखे गए हैं क्योंकि जो इम्यूनिटी है पेशेंट की वो लो हो जाती है स्टीरॉइड्स की वजह से। उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है जो मॉइस्चर पैदा करता है आपके लंग्स में, जो एक फंगस को ग्रो करने के लिए एक मीडियम होता है। वैसे ये फंगस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बॉडी में भी देखा जाता है लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, जो कि मिलती नहीं है क्योंकि हमारा इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का नाम दिया गया है। ये सिर्फ कोविड में ही नहीं हुआ था। अगर हम सार्स 2003 के अगर स्टेटिस्टिकल डेटा देखें तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन दिखेगा। फंगल इन्फेक्शन के केस बढ़े थे। ये फंगल इन्फेक्शंस जो है इसके जो फंगस है वो कहाँ से आते हैं। यूजुअली ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है ये स्पोर्स से इन्फेक्ट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो ये स्पोर्स है वो पूरे एनवायरनमेंट में होते हैं, सॉइल्स में भी होते हैं। अगर आपके घर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो वो ज़्यादा देर तक पड़े रहते हैं तो उसमें भी स्पोर्स आ जाते हैं। ब्रेड्स है तो ब्रेड्स में भी ये होता है। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में जो मैन्योर होते हैं उसमें भी ये स्पोर्स देखे जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मुंह में और नाक में भी ये स्पोर्स है लेकिन इम्यूनिटी लेवल इतनी ज़्यादा होती है कि ये स्पोर्स को, फंगस को ग्रो करने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हमें ये इन्फेक्शंस नहीं होते। अगर हम फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स की बात करें तो ये जो सिम्टम्स है इसके लोकेशन के मुताबिक होते हैं। अगर ये नाक में है, आँख में है और आपके दिमाग में है तो इसे राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहा गया। अगर आपके फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसे पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहा गया है। अगर आपके पेट में है तो इसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस कहा गया है। अगर राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है तो उसमें क्या रहेगा कि ये जो आपके जो चीक्स है यहाँ का जो पूरा एरिया है इसमें सेंसेशंस कम हो जाएंगे। फिर आपके नाक में से स्पूटम निकलेगा, उस स्पूटम में ब्लड रहेगा। आपका जो नाक है वो कंजस्टेड रहेगा, वो बंद हो जाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। फिर वहाँ से साइन्यूसाइटिस होगा। फिर आँख के आजू बाजू में पूरी सूजन हो जाएगी, वहाँ से पस निकलेगा। फिर जो आँख में जो ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन में जाती है वहाँ से ये इन्फेक्शन ब्रेन में फैलेगा और आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं और कोमा में भी जा सकते हैं। फिर अगर हम पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें तो इसमें यूजुअली क्या होता है, फीवर आएगा, कफ आएगा और जो स्पूटम निकलेगा उसमें ब्लड होगा, आपको चेस्ट पेन भी होगा। इसे पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस में आपको वॉमिटिंग होगी जिसमें ब्लड आएगा, आपको बहुत पेट में दुखेगा, फिर आपको नॉजिएटेड फीलिंग रहेगी, पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी। इसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। अभी हालांकि इसमें होता क्या है कि जो स्पोर से आप इनहेल करते हैं इसीलिए ये राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस और पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस होता है। फिर अगर हम खाते हैं कुछ ऐसी चीज़ जिसमें स्पोर्स हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और हमारी इम्यूनिटी लो हो तो इसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस होता है। अभी एक मेन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है वो है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये एक फंगस ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ब्लैक फंगस इसीलिए नाम दिया गया है कि जब फंगल इन्फेक्शन होता है आपका जो पूरा एरिया है जहाँ पे ये इन्फेक्शन हुआ है वो सड़ जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, इसीलिए इसे ब्लैक फंगस का नाम दिया गया है। वाइट फंगस यूजुअली मुंह में होता है, इसमें पूरा एरिया जो मुंह का है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, इसीलिए वाइट फंगस का नाम दिया गया है। और येलो फंगस जैसा कोई फंगस नहीं है, ये एक लेमन टर्म है। ऐसे ही किसी ने कहेंगे येलो फंगस में यूजुअली क्या होता है कि जो पस होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उस पस में ये फंगस ग्रो करता है और जब ये पस को कल्चर करने देते हैं तो उसमें फंगल ग्रोथ दिखता है, इसीलिए इसे येलो फंगस बोला जाता है। लेकिन येलो फंगस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अभी हम आगे बात करें कि ये फंगल इन्फेक्शन किस में होता है सबसे ज़्यादा। तो अगर आप डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड है, शुगर लेवल बहुत हाई है, आपको एक रिस्क है फंगल इन्फेक्शन होने की, कोविड में स्टीरॉइड्स का ओवरडोज हुआ है, लॉन्ग टर्म यूज़ हुआ है, किसी और बीमारी की वजह से आपको स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन का रिस्क रहता है।
HIV पेशेंट है जिसमें इम्यूनिटी बहुत ही लो रहती है तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर कैंसर पेशेंट में कीमोथेरापी ड्रग्स दिए जाते हैं तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेशंस दिए जाते हैं जो कि आपका इम्यून सिस्टम डाउन करते हैं तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी कोविड पेशेंट में सबसे ज़्यादा इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तो डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहता है, स्टीरॉइड्स का ओवरडोज हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, और उसके ऊपर आग में घी डालने का काम करता है ऑक्सीजन जब देते हैं तो ह्यूमिडिफायर यूज़ होता है जिसके कारण आपके लंग्स में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, इसीलिए फंगल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी आगे हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में क्या रहेगा, इसकी बायोप्सी करके हमें पता चल सकता है। कल्चर यानी कि जो आपके नाक के बीच में से स्पूटम लेंगे उसको कल्चर में ग्रो करेंगे और अगर फंगल इन्फेक्शन का प्रेजेंस है तो पता चलेगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन है। और CT स्कैन भी यूज़ करते हैं कंफर्म डायग्नोसिस के लिए कि ये फंगल इन्फेक्शन ही है। फिर आगे हम बात करें प्रिवेंशन की, तो फेस मास्क पहने, हाइजीन रखे, कोई ऐसी जगह जहाँ पे वाटर लॉजिन्स हो, डैमेज बिल्डिंग हो तो वहाँ पे ना जाए, वहाँ पे उसके स्पोर्स ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके घर में फ्रूट्स वेजिटेबल है तो उसे 1-2 दिन से ज़्यादा अपने घर में ना रखे, उसे फिर जाने दे क्योंकि वो अगर सड़ जाएगा तो उसमें भी स्पोर्स आ जाएंगे। ब्रेड्स का इस्तेमाल कम से कम कीजिए क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है फंगल स्पोर्स को ग्रो करने के लिए। फिर अगर आपके बॉडी में कहीं पे ओपन वुंड्स है कि जहाँ पे अगर स्पोर्स आ गए तो वो पूरी बॉडी में फैल सकते हैं ब्लड के द्वारा और आपकी इम्यूनिटी भी लो है, तो ओपन वुंड्स है तो उसे कवर कर दीजिए। बेयर फुट यानी कि चप्पल के बिना कहीं पे भी ना चले। और कोविड पेशेंट जो है वो इम्यून बूस्टर्स ले और हाइजीन मेंटेन करे और ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहाँ पे स्पोर्स बहुत ही कम हो और कम से कम बाहर निकले 1-2 महीने के लिए जब तक आपकी इम्यूनिटी कम्प्लीटली ग्रो नहीं होती। अभी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यूजुअली अभी एम्फोटेरिसिन बी दी जाती है। एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है कि फंगल जो सेल बॉडी है उसके सेल मेम्ब्रेन में एक आर्गोस्टेरॉल नाम का एक स्टीरोल कंपाउंड है, उसे बाइंड करती है और उसकी सेल मेम्ब्रेन में होल्स करती है जिस होल्स में से एसेंशियल आयंस जो होते हैं, सोडियम हो, पोटेशियम हो, क्लोरीन हो, वो सब बाहर निकलते हैं। इसकी वजह से फंगल सेल डेथ हो जाता है। और सर्जिकल डिब्रीमेंट दूसरी टेक्निक है जिसमें सर्जिकली आपका जो पूरा सड़ गया है एरिया उसको निकाला जाता है, इसे सर्जिकल डिब्रीमेंट कहा जाता है। अभी इंडिया में ये केस सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये मेरे व्हाट्सएप में एक स्टेटस आया था, इसमें ये लिखा गया था कि अगर आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा हो तो सबसे पहले आपके नीचे लिखी गई दवाई जो है इसे 3 टाइम शुरू कर दीजिए क्योंकि ये कोरोना वायरस को आपके लंग्स में जाने से रोकती है। मतलब ये नीचे की जो दवा है वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। मतलब ये एक स्टीरॉयड है, अगर आप डॉक्टर्स को पूछे बिना ये स्टीरॉयड ऐसे ही चालू करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है और फंगल इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ता है। मतलब कि कोविड में ये देखा गया है कि इंडिया में हर जगह पे डॉक्टर्स है, इंडिया का डॉक्टर्स का काउंट बहुत ही लो है। ये कहा जाता है कि उनकी पर पॉपुलेशन के मुताबिक डॉक्टर्स कम है, लेकिन हर फैमिली में डॉक्टर्स दिखे गए। मतलब कि अगर डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाता है तो उसके रिलेटिव एडवाइस करते हैं डॉक्टर को कि साहब जी आप ये दवाई शुरू कर दीजिए, ये पेशेंट को ये बहुत ही ज़रूरत है। मतलब डॉक्टर को डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं देते और रिलेटिव्स बोलते हैं कि ये दवाई शुरू कर दीजिए, कोविड में ये दवाई बहुत ही ज़रूरी है। मतलब डॉक्टर जो है वो अपने जजमेंट के हिसाब से, अपनी पढ़ाई एक्सपीरियंस के हिसाब से दवाइयाँ लिखता है, लेकिन ये जो रिलेटिव्स होते हैं उनके पास बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस होता है। आप ऐसे रिलेटिव्स की बात मत मानिए, उनका जो एक्सपीरियंस है वो 2-3 पेशेंट को देखा हुआ है, 2-3 पेशेंट ने बात की होती है कि भाई मुझे ये दवाइयाँ दी गई है, इसीलिए वो उस हिसाब से बोलते हैं कि ये दवाई लीजिए। ये आप एक कंसल्टेंट डॉक्टर को दिखाइए अगर आपको कोविड है तो, ताकि आपकी जो दवाइयाँ है वो इस मुताबिक चले कि आपको कोई आगे जाके इन्फेक्शन ना हो। अभी रिसर्च चल रही है कि जो एंटीबायोटिक है, जिंक देते हैं, उसके कारण भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कोई अभी प्रूव नहीं कर पाया है, सिर्फ स्टैटिस्टिकल डेटा है। फिर दूसरी बात है स्टीम इन्हेलेशन। स्टीम इन्हेलेशन बहुत ही ज़रूरी है कोविड पेशेंट में, कोविड में, लेकिन अगर उसका यूज़ लिमिट में ना हो, ओवर यूज़ हो जाए तो उसके कारण भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि स्टीम के कारण आपके लंग्स में मॉइस्चर हो सकता है जो एक फंगस को ग्रो करने के लिए एक मीडियम है। इसीलिए अगर आपको कोविड है, किसी रिलेटिव को, स्टीम इन्हेलेशन लीजिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन लिमिट में स्टीम इन्हेलेशन लेना चाहिए। इसीलिए इंडिया में ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन कुछ कारणों की वजह से। और डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से भी ज़्यादा
और अनकंट्रोल। ये इंडियन पेशेंट में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में दिखा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब मिठाई को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर डायबिटीज़ है फिर भी 2-3 मिठाई ऐसे गपागप खा जाते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ कंट्रोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करने के लिए। आपको डायबिटीज़ हो, फैमिली हिस्ट्री हो या ना हो, लेकिन अगर आपको कोविड हुआ है तो रेगुलरली 2-3 महीने के लिए मॉनिटरिंग कीजिए आपके शुगर लेवल का, ताकि अगर शुगर लेवल ऊपर जाए तो आप उसकी दवाई ले सकते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। स्टीरॉयड्स हो तो डॉक्टर की एडवाइस के बिना स्टीरॉयड ऐसे ही ना ले। अगर आप किसी दवाई पे हो, आपको कोविड हुआ हो, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए कि ये दवाई मेरी चल रही है, ताकि अगर कोई स्टीरॉयड पहले से चल रहा है तो उसका ओवरडोज ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, अपने फैमिली वालों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें ये जो फंगस के बारे में जो मिथ हो तो वो एक मिथ टूटे, उन्हें पता चले कि हम इस फंगस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।